हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना सर प्रतिबंध प्रायिकता स्टार्ट किए थे, यानी प्रश्नावली 13.1, तो जिसमें हम लोग सर प्रतिबंध प्रायिकता का पूरा थ्योरी पढ़ चुके थे। और वहां पर हमने ये इतना देखा था कि कभी भी आपको अगर ये पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ का मतलब यदि एफ हो चुका है, एफ घटित हो चुका है, तब ई के घटित होने की प्रायिकता, ये क्या होता है, नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर इन एफ, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये कब लगाएंगे, जब सभी मतलब समप्रायिक घटनाएं हो। समप्रायिक घटना का मतलब जितने भी आउटपुट आ सकते हैं सबके आने का चांस क्या हो, बराबर हो, यानी कहीं चीटिंग ना होगा। और अगर प्रतिदर्श समष्टि में जितने भी संभव घटना है, जितने भी घटना अगर सबके आने के चांस बराबर नहीं है, तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर हम सब प्रतिबंध प्रायिकता के कुछ गुण देखे थे, जिसमें से आपने पहला गुण देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपान एफ बराबर कितना होता है, 1। यानी यदि एफ हो चुका है तो एस यानी प्रतिदर्श समिति सबसे बड़ा होता है और एफ उसका एक उपसमुच्चय है ना। फिर दूसरा प्रॉपर्टी आपने क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपान, चलो इसको आप ऐसे बोल दो, ए यूनियन बी अपान एफ ना। यानी यदि एफ हो चुका है तो ए यूनियन बी के होने की प्रायिकता क्या है, आपको पता थे। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, आप ए लिखोगे फिर बी लिखोगे माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दोगे, बटे एफ है तो सब में बटे एफ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी आपने देखा था कि किसी भी एक घटना के, क्योंकि आप बताए थे क्लास 10th में पढ़ो, किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता होता है 1 माइनस उस घटना के घटित होने की प्रायिकता। न घटित होने की प्रायिकता को ई डैश से दर्शाते हैं और घटना के घटित होने की प्रायिकता को पी। लेकिन हमको यहाँ पर सब प्रतिबंध पूछा, यहाँ पर यानी ई डैश अपान एफ पूछेगा, तो यहाँ पर भी हम ई अपान एफ लगा। तो यही आपका फार्मूला और ये इस पे 3 उसका प्रॉपर्टी है। तो फिर हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं ना, चलो। उदाहरण नंबर 1 सबसे पहले सिंपल उदाहरण से स्टार्ट हुआ है। तो आपका सबसे पहला एग्जांपल बोला क्या है कि यदि पी ए बराबर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/13, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितना दिया है, 4/13, तो क्या पूछा है, प्रायिकता पूछा है ए बटे बी की। ये तो एकदम सिंपल हुआ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए अपान बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अरे यही तो है ना फॉर्मूला। तो आपको सब कुछ इसमें दिया है, देखो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी दी है, 4/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रायिकता कितनी दी है, 9/13, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, 4/9, ये आपका क्या हुआ आंसर। तो इसका कोई काम ही नहीं था, वैसे दे दिया, ठीक है। चलो अब उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता की क्या प्रायिकता है। अब ध्यान से देखो, एक परिवार में 2 बच्चे, तो अब यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि आपको लिखना होगा, क्या लिखोगे, 2 बच्चे हैं तो हो सकते हैं दोनों बॉयज हो सकता है कि पहला बॉयज हो दूसरा गर्ल्स हो, ऐसा हो सकता है कि पहला गर्ल्स हो और दूसरा बॉयज हो सकता है दोनों गर्ल्स हो ना। मतलब यहाँ पर हम लोग जैसे समझ लो कि छोटे बड़े आर्डर में हो सकता है, क्योंकि 2 बच्चे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो मान लेते हैं बड़ा भी बच्चा बॉय है, मतलब लड़का है, दूसरा भी लड़का है, बड़ा वाला लड़का है, दूसरा छोटी वाली लड़की है, बड़ी वाली लड़की है, छोटा वाला लड़का है, और दोनों हो सकता है लड़की हो। तो यही 4 संभावना है 2 बच्चे के होने के। फिर इसमें क्या बोला है, यदि यह ज्ञात हो, यानी यह दे दिया गया है आपको, देख ख्याल बताओ, ख्याल है ना, ए अपान बी का मतलब क्या है, यदि बी हो चुका है यानी बी ज्ञात है, आपको इसी तरीके की लैंग्वेज का यूज करेगा। यदि यह ज्ञात है, यदि यह दिया हुआ है, तो जो ज्ञात है, जो दिया हुआ है, जो जाना जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बी। तो यहाँ पर क्या बोला है, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो यह दे दिया गया है कि यह ज्ञात है, यानी यह दिया है, क्या दिया है। तो चलो हम एक घटना को जो दिया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एफ, और जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है उसको क्या बोलते हैं, ई। तो दिया क्या है, यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, यानी जो दिया है उसको क्या बोल रहे हैं, दोनों बच्चों में से कम एक का, या सीधा बता देते हैं, कम से कम एक बच्चे का लड़का होना ना, एक बच्चे का लड़का होना।
और किसकी प्रायिकता पूछी है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। जिसकी प्रायिकता पूछती है उसको हम ई बनाते हैं। तो किसकी प्रायिकता पूछी, दोनों बच्चों का लड़का होना, यानी ई घटना क्या है, दोनों बच्चों का लड़का होना। तो सवाल को पढ़ के आपको इस तरीके से ई और एफ घटना बनाना होगा, बना लोगे कि नहीं बना लोगे। किसको ई मानोगे, जिसकी प्रायिकता पूछी रहेगा। एफ किससे मानोगे, जिसकी प्रायिकता दिया है, जिसका होना दिया है। तो सवाल में दिया कि यदि यह दिया है, यदि यह ज्ञात है कि कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो यानी जो घटना एफ है उसको हम कम से कम एक बच्चे, और इसमें आएगा क्या क्या बताओ, कम से कम एक बच्चा लड़का होना, यानी देखो इसमें तो दोनों लड़का है, इसमें एक लड़का है, इसमें भी एक लड़का है, ये तो नहीं आएगा। और दोनों बच्चों का लड़का होना यानी केवल इसमें क्या आएगा, बीबी ही तो आएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, प्रायिकता ई बटे एफ, ये तो पूछा है ना, एफ हो चुका है, एफ दिया है, तब ई की प्रायिकता, ये ज्ञात है तो इसकी प्रायिकता। तो हम अपनी तरफ से पहले पूरा आप सवाल पढ़ना, फिर अपने हिसाब से ई और एफ को सेट करना। ई को क्या बनाओगे, जिसकी प्रायिकता पूछी रहेगी। एफ क्या बनाओगे, जो दिया है, जो हो चुका है, जो ज्ञात है, यही सब लैंग्वेज यूज करेगा। तो प्रायिकता ऑफ ई बटे एफ का मतलब क्या है, आपको पता है क्या, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ को क्या बोलते हो, इसको नंबर से कर दे, क्योंकि देखो सभी के आने का 1/4 ही चांस है। अरे लड़के का होना का भी आधा चांस है, लड़की होने का भी आधा चांस है। तो अगर इसका निकालोगे तो 1/4, ये सबका 1/4 सिक्का ही समझ लो, ऐसा सबका 1/4 यानी सब समप्रायिक है, तो नंबर से भी हम लोग कर सकते हैं। तो यानी नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर इन एफ। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन एफ। तो पहले यहाँ पर आप ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। ई इंटरसेक्शन यानी जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में क्या कॉमन है, बी बी, यही तो कॉमन है। तो बताओ ई इंटरसेक्शन एफ में कितने नंबर है, ये दो नहीं है, ये एक ही घटना है ना, तो यानी कितना हो गया एक, और एफ में कितने नंबर है, 1 2 3, यानी 1/3। तो नीचे एक लाइन कमेंट करना है तो आपका कर सकते हो कि यदि ज्ञात हो कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चे की लड़की होने की प्रायिकता 1/3 होगी। समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला है, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए। तो ये आपका एक बॉक्स है, इसमें कितने कार्ड रखे गए, 10 कार्ड रखे गए इस तरीके से, और सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से नंबर लिखे हुए, और उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया। जब अच्छी तरह से मिला लोगे, सबके आने के चांस बराबर बराबर हो जाएंगे। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छिका निकाला गया, यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। यह ज्ञात है, यानी ये आपका एफ हो गया, जो ज्ञात हुआ उसको एफ बोलते हो ना, तो ये एफ हुआ। एफ क्या है, यदि कहाँ गया, हाँ, यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, यानी एफ क्या है, निकाले गए कार्ड पर जो संख्या है, संख्या का 3 से अधिक होना। ठीक है, बस वैसे समझो रख ली। और ई क्या होती है, जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है। किसकी प्रायिकता निकालनी है, तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या हो, यानी जो निकाला गया कार्ड है उसमें कौन सी संख्या हो, सम हो। तो कार्ड पर सम संख्या का होना, या निकाले गए कार्ड पर सम संख्या का होना, निकाले गए कार्ड पर सम संख्या का होना, यही तो है। तो बस हो जाएगा आपका काम। कैसे, अब ध्यान से देखो, सवाल में क्या बोला कि एक बक्से में 10 कार्ड रखे हुए हैं, और 10 कार्ड पे 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखा हुआ है। तो इनको अच्छी तरह से जब मिलाओगे, जब किसी भी एक कार्ड निकालोगे, तो आपका प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, जो भी आप प्रयोग करें उस प्रयोग में जितने संभव परिणाम है, सभी संभव परिणाम को ही तो आप प्रतिदर्श समष्टि बोलते हो। तो जब आप किसी भी एक कार्ड को निकालोगे तो क्या क्या आ सकता है, 10 संख्या आ सकती है, यानी आपका प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो आपका प्रतिदर्श समष्टि हुआ। 10 में से 10 नंबर आ सकता है। तो आप लिखोगे क्या, यदि अच्छी तरह मिलाए गए कार्डों में से एक कार्ड यादृच्छिका निकाला जाए, यादृच्छिका मतलब बिना देखे ना, वैसे यादृच्छिका निकाला जाए, तब यस इतना हो सकता है,
तो आपको अब यहाँ पर दो घटना डिफाइन करना है। माना एक घटना ई डिफाइन करो, दूसरी घटना को एफ बोलो। ई क्या होता है? जिसकी प्रायिकता पूछे। तो किसकी प्रायिकता पूछा? सवाल में दिया है यदि यह ज्ञात हो निकाला गया कार्ड पर संख्या 3 से अधिक हो तो निकाले गए कार्ड पर सम संख्या का होना। इसकी क्या प्रायिकता है? निकाला गया कार्ड क्या होगा? सम होगा। यानी जो निकाले हुए कार्ड उस पर सम आना चाहिए, यही तो प्रायिकता पूछा है। तो जिसकी प्रायिकता पूछते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ई। ई क्या है? निकाले गए कार्ड पर क्या आना? सम संख्या आना। सम संख्या का आना या सम संख्या का होना, जो भी आप लिख सकते हो। तो बताओ इसमें क्या क्या आ जाएगा? क्योंकि 10 में सम संख्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये तो सम संख्या है इसमें से। और एफ क्या है? जो ज्ञात हो। तो ज्ञात क्या है? यानी जो दिया गया है। तो क्या दिया गया है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या का 3 से अधिक होना। निकाले गए कार्ड पर संख्या का 3 से अधिक होना। 3 से अधिक होना यानी क्या आ सकता है? 3 से अधिक होने का मतलब 4 आ सकता है, 5, 6, 7, 8, 9 और सॉरी 10 भी तो आ सकता है। तो आपको क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ तो पूछता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ कैसे बताते हैं? नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर इन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, सबसे पहले आप ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालो यानी जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में वही कॉमन आएगा, 3 से बड़ा सम संख्या। अरे संख्या 3 से बड़ा इसमें है और उसमें सम है, तो दोनों में कॉमन यानी 3 से बड़ा सम संख्या। तो 4 हुआ कॉमन, 6 हुआ कॉमन, 8 हुआ कॉमन और 10 हुआ कॉमन। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने नंबर है? 4। और एफ में कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 4/7 ये आपका क्या हो गया? ई बटे एफ की प्रायिकता। यानी यदि अज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर सम संख्या हो तो निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक हो तो कार्ड पर सम संख्या होने की प्रायिकता 4/7 होगी। समझने के लिए हम लोग अपना ई एफ कैसे भी आप लिख लो, लेकिन जब आप फाइनल लिखना तो पहले आप ई लिख दिया करो, बाद में एफ लिखा करो। ई क्या बनाओगे? जिसकी प्रायिकता पूछी हो। एफ क्या बनाओगे? जो कंडीशन दिया हो, जो ज्ञात हो। तो यहाँ पर दिया ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक होना। समझ में आ रहा है ना? तो आपको कॉपी करना, पीछे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला है? एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी। तो अब टोटल आप यहाँ पर 1000 विद्यार्थी को लिख नहीं सकते हो, तो यहाँ पर हम प्रतिदर्श सेमेस्टर में टोटल 1000 विद्यार्थी आएंगे। तो कहने का मतलब नंबर इन एस कितना हो जाएगा? 1000। अब सभी 1000 का नाम पता होता तो 1000 लिखते, और सभी नाम ही पता होता तब भी नहीं लिख पाते। कह रहा है कि जिनमें से 430 लड़कियां हैं। 1000 में से टोटल कितनी लड़कियां हैं? जो गर्ल्स है वो कितनी है? 430। और तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 570। ठीक है। यदि यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती। अब ये जो लड़कियां आपको दी है ये कक्षा हो सकता है उसमें फर्स्ट से चलता है, एलकेजी से चलता हो, नर्सरी से चलता हो, तो जितना जहां से भी चलता है पूरा लेके क्लास 12th तक टोटल इतनी लड़कियां हैं। सवाल में अरे इतनी लड़कियां यानी कहाँ? पूरा शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी क्लास चलते हैं सब क्लास मिला के इतनी लड़कियां हैं। इसका सिर्फ 10%, कितना परसेंट? 10% ऐसी लड़की है जो कक्षा 12 में पढ़ती है। तो 443 का 10% निकालो, कितना हो जाएगा? 430 का 10%। तो 443 का यानी गुणा 10% यानी बटे 100। तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा यानी 43। तो जब 430 का 10% निकालो कितना हो जाएगा? 43। तो सवाल में क्या बोला? यह ज्ञात, यानी आपको ये दिया है, आंकड़ा दिया है, ये एक आंकड़ा दिया है कि इन 430 लड़कियों में से आपको ये दे दिया जा रहा है कि 43 लड़कियां ऐसी हैं जो कहां में पढ़ती हैं? कक्षा 12 में पढ़ती हैं। फिर आगे क्या पूछा है कि क्या प्रायिकता है? जिसकी प्रायिकता पूछता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई। कह रहा कि क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिका चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। तो जिसकी प्रायिकता पूछते हैं उसको ई कहते हैं। और ई क्या है? किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? कि उन सब में से हम किसी भी एक बच्चे को चुने और वह बच्चा कहाँ पढ़ता हो? कक्षा 12 में। तो कक्षा 12 में पढ़ने का मतलब कक्षा 12 का बॉयज भी हो सकता है और कक्षा 12 का गर्ल्स भी हो सकता है। लेकिन यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, यानी जो शर्त दे रहा है कि आप चुन रहे हो, यह माना जा रहा है कि आप लड़की ही चुन रहे होगे। यानी एफ में क्या आ जाएगी? सभी लड़की आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी? बोलो। अरे एफ में, क्योंकि आपको देखो सवाल में लास्ट में दिया है ना, यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, यानी जो दिया रहता है उसी कंडीशन को हम एफ मानते हैं। और एफ कंडीशन क्या दिया है कि आप जो चुन रहे हो उसमें से वो आप क्या चुन रहे हो? लड़की को चुन रहे हो, यानी लड़की की संख्या जितनी होगी वही तो एफ में आएगा। तो नंबर इन एफ कितना हो जाएगा? टोटल लड़की कितनी है? 430।
हाँ पूरे स्कूल में, आपको भूला है ना, पूरे स्कूल। देखो जब आप ई सोचते हो तो आप एफ को भूल जाते हो, और जब एफ सोचते हो तो आप ई को भूल जाते हो। ई को अलग से, जब इन पूरे 1000 में से आप लिखोगे तो आप ई को अलग लिखोगे, एफ को अलग लिखोगे। एफ लिखते समय ई को नहीं लिखोगे, ई लिखते समय एफ नहीं लिखोगे। तो सवाल में क्या बोला कि इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया जो लड़की है वो कक्षा 12 की, मतलब चुना गया जो विद्यार्थी वो कक्षा 12 का हो। तो जो विद्यार्थी चुन रहे हो कक्षा 12 का होने का मतलब कक्षा 12 का अब लड़का भी हो सकता है, कक्षा 12 की लड़की भी हो सकती है। तो ई में कक्षा 12 का लड़का भी आ जाएगा, कक्षा 12 की लड़की भी आ जाएगी। फिर क्या बोला कि यह शर्त दिया है कि यह ज्ञात है कि जो आप चुन रहे हो वो लड़की ही होनी चाहिए। किस क्लास की? किसी क्लास की नहीं। ये कुछ नहीं बोला किस क्लास की लड़की, सिर्फ ये बोला कि यह ज्ञात है कि हम जो चुन रहे हैं वो लड़की ही होनी चाहिए। यानी एफ में सिर्फ कौन आ जाएगी? लड़की। और टोटल लड़की कितनी है? 430। तो कहने का मतलब जब आपको क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ पूछा कि नहीं पूछा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ कैसे निकालते हो? नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर इन एफ। तो ए इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा पहले आप सोच लो, फिर लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? क्या ई और एफ समझ में आ रहा है? ई और एफ में क्या आएगा? ई में क्या आएगा? कक्षा 12 की सभी विद्यार्थी आ जाएंगे, यानी कक्षा 12 के बॉयज भी आ जाएंगे, कक्षा 12 के गर्ल्स भी आ जाएंगे। और जो दिया है वो एफ है, और दिया क्या है? चुना गया विद्यार्थी लड़की होनी चाहिए, तो लड़की कहीं की भी हो सकती है, यानी सभी लड़कियां आ जाएंगी। तो बताओ ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन एफ का मतलब जो इसमें भी हो जो इसमें भी हो। इसमें कौन कौन है? 12 के बॉयज, और इसमें कौन है? 12 के गर्ल्स। इसमें क्या है? सभी गर्ल्स। तो कॉमन यही 12 के गर्ल्स ही तो हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि इसमें तो सभी लड़कियां आ जाएंगी, और कॉमन देखना यानी जो दोनों होना चाहिए, तो दोनों में केवल 12 के गर्ल्स ही होंगे। तो यानी ए इंटरसेक्शन एफ में कौन आएगा? सिर्फ 12 की लड़कियां। और 12 की लड़कियां टोटल कितनी है? यानी हमको तो नंबर इन इंटरसेक्शन एफ चाहिए ना। ए इंटरसेक्शन एफ में कुल कितना है? 12 की लड़कियां कुल कितनी है? 43। यानी कितना हुआ? 43 बटे एफ। नंबर इन एफ कितना है? एफ क्या है? एफ क्या है? टोटल लड़कियां, और टोटल लड़की कितनी है? 430। तो कितना आ जाएगा? 1/10, यानी 0.1 ना। सही है। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है? कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या को हम एस बोल दें। चलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या 1000 है, तो यानी सीधा ऐसे बोल दे नंबर इन एस बराबर 1000। नहीं दिक्कत है? ठीक है। अब हमको दो घटना डिफाइन करना है। अच्छा पहले सवाल में और बोला आपको ये भी दिया है कि कुल लड़कियों की संख्या, कुल लड़कियों की संख्या, पहले जो जो दिया सब कुछ लिखो। कुल लड़कियों की संख्या कितनी है? 430। क्लास 12 ना, यानी कक्षा 12 की लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या सवाल में बोला ना, कुल लड़कियों का 10%, यानी 430 का 10%, कहने का मतलब 43। कक्षा 12 की लड़कियों की संख्या कितना दिया है सवाल में? कुल लड़कियों का 10% तो है, तो कुल लड़कियां यानी 430 है, 430 का 10% यानी 43। अब हम लोग किसको डिफाइन करते हैं? ई और एफ को। माना ई क्या है? ई एक घटना है। ई क्या होती है? वह घटना जिसकी प्रायिकता पूछा। तो किसकी प्रायिकता पूछा है? कि इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी प्रायिकता क्या होगी कि एक यादृच्छिका चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 का, ये पूछा है ना। यादृच्छिका कोई विद्यार्थी चुन रहे हो, कहाँ हो? कक्षा 12 को। यानी यादृच्छिका चुने गए विद्यार्थी का, चुने गए विद्यार्थी का किस क्लास का होना? कक्षा 12 का होना। और दूसरा घटना एफ जिसका होना दिया होता है। तो सवाल बोला कि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, यानी यादृच्छिका चुना या चुनी गई विद्यार्थी, चुना गया विद्यार्थी का लड़की होना। ठीक है। तो बताओ नंबर इन ई कितना हो जाएगा? ई यानी इस सेट में, क्योंकि हम पूरा ई सेट को लिख नहीं पाएंगे तो हमको इसके नंबर बता दो। तो यादृच्छिका चुना गया विद्यार्थी का कक्षा 12 का होना, अब हमें नहीं पता ई का नंबर, क्योंकि कक्षा 12 में कितने लड़के होंगे पता है क्या?
टोटल, क्योंकि आप बता सकते हो 430 लड़के हैं तो 570 लड़के होंगे, लेकिन उसमें से कितने लड़के कक्षा 12 होंगे ये तो नहीं पता। हाँ, कक्षा 12 में लड़की पता है 43, लेकिन कक्षा 12 में लड़का नहीं पता, तो ई का नंबर भी नहीं लिख पाओगे। तो छोड़ो, एफ का तो लिख पाओगे। एफ का नंबर क्या आ जाएगा? चुना गया विद्यार्थी का लड़की होना। तो अब, और चुना गया विद्यार्थी का लड़की होना, लड़की कुल कितनी हो सकती है? 430। कक्षा 12 का लड़की नहीं बोला है। अगर कक्षा 12 का लड़की बोलता तब आप 83। यहाँ पर विद्यार्थी का केवल लड़की होना, तो लड़की तो टोटल 430 है, यानी एफ में कितना नंबर आ जाएगा? 430। तो क्या लगे हाथ हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ निकाल ले क्या? ई इंटरसेक्शन एफ यानी दोनों में होना, तो दोनों में कौन होगा? ई में क्या है? कक्षा 12 का होना है, और ये क्या है? लड़की होना है, तो यानी इंटरसेक्शन जो इसमें भी हो इसमें भी हो, यानी कक्षा 12 का लड़की होना। अरे कक्षा 12 में भी हो जाएगा, लड़की भी हो जाएगी, यानी ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? चुने गए विद्यार्थी का क्लास 12 मतलब कक्षा 12 का लड़की होना। नहीं लिखोगे आप इसको तो भी काम चल जाएगा, लेकिन समझ में आए बाद में लिख। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने लोग आ जाएंगे? चुने गए विद्यार्थी का कक्षा 12 का लड़की होना, तो कक्षा 12 की लड़की कितनी है? 43, सिर्फ 43 है। तो अब हमें पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, ये तो पूछा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ क्या होता है? नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर इन एफ। तो नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ में 43 और इसमें 430, 1/10 यानी 0.1। समझ में आया बात ना? तो आप पहले कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आओ अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 5। क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 5? एक पासे को 3 बार उछालने के परीक्षण में घटना ए तथा बी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। अब बताओ, जब एक पासे को आप 3 बार उछालोगे टोटल कितने आउटपुट आ सकते हैं? अभी कल बात हुआ था 2 से 16। एक पासे को एक बार उछालोगे 6 आउटपुट आ सकते हैं, 2 बार उछालोगे 6 36 आउटपुट आ सकते हैं, 3 बार उछालोगे 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 6 36 छक्का 2 से 16 आउटपुट आ सकते हैं। तो यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाए, 3 बार उछाला जाए तब, तो क्या आप एस लिख सकते हो? नहीं लिख सकते पूरा? 2 से 16 आपको लिखना पड़ेगा पूरा, तो हम उतना नहीं लिखेंगे, हम सीधा बता देंगे तब नंबर इन एस बराबर 2 से 16। प्रतिदर सेमेस्टर में कुल 2 से 16 नंबर आएगी। परीक्षण में घटना ए तथा बी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। दिया है आपको ये, ए को कैसे परिभाषित किया है? तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। ए क्या है? तीसरी उछाल पर संख्या 4 का प्रकट होना, ठीक है। और बी घटना को किस तरीके से डिफाइन किया है? पहली उछाल पर संख्या 6 तथा दूसरी उछाल पर दूसरी उछाल पर कौन सा संख्या प्रकट होना? संख्या 5 प्रकट होना, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? यदि बी का घटित होना दिया है तो घटना ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए की प्रायिकता पूछा है, नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी दिया कि नहीं दिया है? दिया है ना कि यदि बी का घटित होना दिया है, सवाल में ही बोला है यदि बी का घटित होना दिया है यानी बी घट रहा है तब ए के घटित होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी तो पूछा है। तो सबसे पहले आप ए बताओ क्या होगा, क्योंकि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तीसरी उछाल पर 4 कैसे प्रकट होगा? देखो, हो सकता है कि पहली उछाल पर 1 प्रकट हुआ हो, बोलो, दूसरी उछाल पर भी 1 आया हो, लेकिन तीसरी उछाल पर फिक्स कर दिया कितना? 4। तो बताओ कितना ऐसे लिख सकते हो? तो पहली उछाल को हम फिक्स कर दें, एक को अभी इसको फिक्स कर दे रहे, दूसरी उछाल को बैरी करा रहे, तो दूसरी उछाल पर 2 आ सकता है, तीसरी पर तो 4 ही आएगा। फिर ऐसे 1 3 4 हो सकता है। अभी अपने मन से हमने पहले उछाल पर जो संख्या है उसको 1 ले लिया, फिर अगले बार हम पहली उछाल पर 2 लेके चलेंगे, तीसरी पर 3, चौथे पर 4, पांचवें पर 5, छठवें फिर अगले बार 6 और 4 तो लास्ट वाले पे फिक्स कर दिया, 4 ही आएगा। तो बस इसी को तो बदल सकते हो, 1 2 3 फिर ऐसे ऐसे बदलता 1, चलो 1 को पूरा लिख दो कम से कम, फिर 1 4 4 हो जाएगा, 1 5 4 हो जाएगा,
फिर 1 6 4 हो जाएगा। तीसरी उछाल पर सवाल में ही बोल दिया आपको फिक्स करने के लिए। जब तीसरी उछाल पर आप फिक्स कर दे रहे हो तो पहले दूसरे को भी तो आप अपने मन से बदल सकते हो। तो हम पहले दूसरे को लिखने के लिए क्या करें, पहले पहले पर फिक्स कर दिए अपने मन से, एक दूसरे को बदल रहे 1 2 3 4 5 है। फिर अब दूसरी पहले वाले पे 2 को फिक्स कर दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पर 1 से बदलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी 2 2 4, फिर 2 3 4, फिर 2 2 4, सॉरी 4 4 ना, फिर 2 पहले पे हमने अपने मन से 2 फिक्स कर दिया और तीसरे पर 4 ही है, बस दूसरे को बदल रहे थे। 5 4, फिर 2 6 4, और ऐसे करते करते जब आप जाओगे तो यहाँ पर देखो 3 फिर 2 4 आएगा, फिर 3 3 4 आएगा, फिर 3 4 4 आएगा, फिर 4 3 4 आएगा, फिर 5 4 4 आएगा, फिर 6 5 4 आएगा। और ऐसे आप बढ़ते जाओगे, यानी 3 को फिक्स करोगे इसमें, फिर 2 है, सॉरी यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा ना, यहाँ पर 1 से, सब में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलती है, समझ कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर ऐसे 3 को फिक्स करोगे, 3 2 4, फिर 3 3 4 3 4, ऐसे मतलब पहले वाला 3 फिक्स रहेगा सब में, दूसरे पे 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे पहले वाले पे 4 फिक्स कर दिए, दूसरे वाले पे 1 2 3 4 ऐसे जाएगा 6 तक, फिर ऐसे 5 को फिक्स कर दो, इसको बदलोगे 2 3 ऐसे, तो यानी यहाँ पर ऐसे लास्ट वाला कितना आ जाएगा, लास्ट में पहले पे तो 6 आया रहेगा, अरे पहले पे तो 6 को फिक्स किए ना, फिर 1 यहाँ पर 1 आया, फिर 2 आएगा, फिर 3 फिर 4 फिर 5, दूसरे पे कितना आ जाएगा 6, और इसके तो 4 फिक्स कर। तो क्या ये समझ पाए? आपको पूरा लिखना है, पूरा लिख लो, वरना आप ऐसे डाटेड करके ही लिख सकते हो, फेयर में भी, मेन पेपर में भी, अपने एग्जाम में पूरा। तो टोटल कितने जाएंगे, 1 में 6 और 6 36, तो टोटल यानी नंबर इन दिस इंप्लाइज नंबर इन ए कितना आ जाएगा 36। 2 से 16 यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे चलेगा, 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे 6 36 में तो पूरा आएगा कि नहीं आएगा। अब आप बी को डिफाइन करो, बी आपका क्या हो जाएगा, पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 का प्रकट होना। यानी देखो यहाँ पर सवाल में बोल दिया कि पहली पर 6 आना चाहिए और दूसरी पर 5 आना चाहिए, तो तीसरी पर हम अपने मन से लेंगे, तो तीसरी पर 1 आ सकता है, फिर तीसरी पर 2 आ सकता है, फिर तीसरे पर 3 आ सकता है, फिर तीसरे पर 4 आ सकता है, फिर तीसरे पर 5 आ सकता है, फिर तीसरे पर 6 आ सकता है। क्योंकि पहले दोनों में तो क्वेश्चन फिक्स कर दिया, हम तीसरे में ही अपने मन से बदल सकते हैं, तो तीसरे पर 1 से लेकर 6 तक जा सकते हो। तो नंबर इन ए आपको बी भी पता चल जाएगा 6, इसमें 6 ही नंबर आएगा। लेकिन जब आपको ए अपान बी निकालना होता तो आपको फाइनली करना क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी यानी जो दोनों में कॉमन हो। अब आप इस तरीके से इसमें बताओ कॉमन कैसे पहचानोगे, या तो आप पूरा 3600 लिखो तब सीधा कॉमन लिखो, तो आपको 3600 पूरा लिखना पड़ेगा, मत लिखो। कैसे, देखो अब इतना तो हम लोग का माइंड बन चुका होगा, सीधा देखो कॉमन का मतलब जो दोनों में आया, इसमें क्या है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 का प्रकट होना, यानी तीसरे पर तो 4 आएगा ही आएगा, यही बात है ना। और इसमें क्या बोला, पहली उछाल पर संख्या 6 का, दूसरी उछाल पर संख्या 5 का, यानी पहली पर 6 प्रकट हो, दूसरी पर 5 प्रकट हो, ये इसमें आना चाहिए। और पहले वाले में लास्ट वाले में 4 आना चाहिए, तो लास्ट वाले में 4 सिर्फ इसी में आया होगा, कहीं आया होगा, तो यानी जो दोनों में कॉमन आया केवल यही कॉमन आया 6 5 4, सिर्फ यही एक ही कॉमन आएगा, नहीं कॉमन आएगा। कैसे, एक बार फिर समझ लो, कॉमन का मतलब क्या, जो इसमें भी हो जो इसमें भी हो, तो इसमें होने के लिए तीसरी उछाल पर क्या होना चाहिए 4, यानी दोनों में। अब देखो इसमें तो सब में तीसरी उछाल पर 4 ही है, लेकिन इसमें भी तो होना चाहिए तीसरी उछाल पर 4, सिर्फ इसमें, और पहली दोनों पर 6 और 5, 6 और 5 वाला क्या इसमें होगा, पहले पर 6 और दूसरे पर 5 क्या इसमें होगा, और बिल्कुल होगा। देखो 6 यहां पर होगा और 5 यहां पर आ जाएगा, तो 6 5 4 यहां पर हो जाएगा, समझ में आया बात ना। तो कॉमन कितना आ जाएगा 6 5 4, तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो अब जब पूछा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी क्या बताते, नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी अपान नंबर इन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में तो सिर्फ एक नंबर आया, और बी में कितना नंबर है 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, बी में 6 परिणाम आ सकते हैं, तो 1/6 इसका आंसर होगा। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में क्या बोला है, एक पासे को 2 बार उछाला गया, यदि पासे को 2 बार उछाला जाए, पासे को 2 बार उछाला जाए, तब सीधा बता दो नंबर इन एस क्या हो जाएगा 36। अगर 2 बार उछालो तो 36, टोटल आउटपुट आपको 36 परिणाम मिल सकते हैं।
लेकिन फिलहाल आपको ये बहुत ज्यादा अक्सर इसका काम भी नहीं पड़ता है ना। देखो अभी तक किसी क्वेश्चन में इसका काम पड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं काम पड़ा है। हाँ, लेकिन आप इस मेथड से करोगे, प्रोबेबिलिटी वाले मेथड से, क्योंकि दो फार्मूला जानते हो ना, जब प्रोबेबिलिटी वाले से करोगे वहां पर काम पड़ेगा। फिलहाल हम अक्सर क्वेश्चन नंबर से कर रहे हैं। तो फिर क्या बोला, अब आपको बस दो घटना डिफाइन करना है, ई और एफ। तो ई और एफ माना, जो ई किसे बताते हो, जिसकी प्रायिकता पूछी रहती है। तो यहां पर किसकी प्रायिकता पूछी है? उछाला गया और प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया। यानी ये दिया है कि जो संख्या प्रकट हो रहा है उसका योग क्या है? 6 है। यानी पासे पर प्रकट हुई संख्याओं का योग, ये तो एफ हो गया, इसको ये एफ होगा कि ई होगा? जो दिया है कि प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया, ये एफ होगा, क्योंकि ये कंडीशन दे दिया है कि जो संख्या प्रकट हो रहा है उनका योग कितना है? 6। तो जो कंडीशन है वही तो आपका एफ होता है। तो पासे पर प्रकट हुई संख्या का योग, संख्या के योग का 6 होना। तो बताओ इसमें क्या क्या हो सकता है? फिर हो सकता है पहले पर 1 आए, दूसरे पर 5 आए, पहले पर 2 आए, तीसरे पर 4 आए, तभी तो देखो अंकों का योग 6 है। फिर 3 और 3 आ सकता है, फिर धीरे धीरे एक बढ़ाते जा रहे हो ना, 4 और 2 आ सकता है, 4 2 6 हो जाएगा, फिर 5 और 1 आ सकता है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते, 6 और 0 भी हो सकता है, यहाँ पर भी तो अंकों का योग 6 है। तो जी पासे पर 0 कब से मिल जाएगा? पासे पर तो 1 से 6 तक ही संख्या होती है ना, यानी दोनों पर 1 से 6 तक ही हो सकता है। तो ये आपका क्या हुआ? एफ। ई क्या होता है? जिसकी प्रायिकता पूछी रहती है। तो किसकी प्रायिकता पूछी है? संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी ई क्या है? पासे पर संख्या 6 का न्यूनतम कितनी बार प्रकट होना? एक बार प्रकट होना, ये तो है ही घटना। अरे किसकी प्रायिकता पूछी है? तो आप देखो सवाल पढ़ो, सवाल में बोला है ना कि संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी ई क्या है? जिसकी प्रायिकता पूछी है। किसकी प्रायिकता पूछी है? पासे पर संख्या 6 का न्यूनतम यानी कम से कम एक बार प्रकट होना, ज्यादा ज्यादा जितनी बार प्रकट हो जाए। तो बताओ पासे पर संख्या 6 का, संख्या 6 का 4 का, शायद 4 का नहीं, यहाँ पर सुधार लेना, यहाँ पर 4 का। ई में क्या आ जाएगा? चलो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो हम ई को यहाँ पर लिख दें। ये तो आपका एफ हुआ, ई को यहाँ पर लिख रहे हैं। पासे पर संख्या 4 कम से कम एक बार आना चाहिए। ऐसा हो सकता है 1 4 आए, ऐसा हो सकता है 2 4 आए, ऐसा हो सकता है 3 कामा 4 आए, फिर 4 कामा 4 आए, फिर 5 कामा 4 आए, फिर 6 कामा 4। सब में देखो एक एक बार 4 है कि नहीं है? ये भी तो हो सकता है 4 एक आ जाए, पहले पर 4 आए, दूसरे पर कुछ आ जाए। यहाँ पर भी कम से कम एक बार 4 होना चाहिए। फिर 4 कामा 2, फिर 4 कामा 3, फिर 4 कामा 4। क्या ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गया? तो जो सेम होता है उसको हम कितनी बार लिखते हैं? उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। अरे 4 4 2 बार तो नहीं लिखोगे ना। तो ये कितना हो जाएगा? 4 कामा 4, फिर ये तो हो चुका है, फिर 4 कामा 5, फिर 4 कामा 6। यही टोटल ई में नंबर आ सकते हैं। देखो इन्हीं दोनों, यही तो ऐसा है कि दोनों देखो सब में कम से कम एक बार 4 आया है, ज्यादा ज्यादा 2 बार 4 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या बोला इसमें? तो फिर पूछा क्या है कि बस अब आपको प्रायिकता पूछता है किसका? ए अपान एफ का। ए अपान एफ कैसे निकालते हो? नंबर से कर दो, क्योंकि सभी के आने का चांस बराबर ही तो है। तो नंबर इन ए इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर इन एफ। ए इंटरसेक्शन एफ, अच्छा पहले ए इंटरसेक्शन एफ भी निकालना पड़ेगा ना। ए इंटरसेक्शन एफ पहले निकालो। दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन एफ यानी जो दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन कौन आएगा? जिसमें 4 भी होना चाहिए, यानी यही दोनों आएगा नहीं आएगा? अरे 4 भी तो होना चाहिए दोनों पे। देखो 2 कामा 4 यहाँ पर है और 4 कामा 2 यहाँ पर है, ये दोनों, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि इन सभी में देखोगे कम से कम एक बार 4 है, इन सब में एक बार भी 4 नहीं, तो इसमें आएगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? 2 कामा 4 और 4 कामा 2, 4 कामा 2। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब क्या है? पहले पर 2 प्रकट होना, दूसरे पर 4। इसका मतलब पहले पर 4 प्रकट होना, दूसरे पर 2। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ पूछा तो ई अपान एफ का मतलब प्रोबेबिलिटी, नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर इन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने नंबर है? 2, और एफ में कितने नंबर? 1 2 3 4 5। तो 2/4 ये आपका क्या होगा? आंसर। समझ में आया ना? देखो भाई आपको ई और एफ डिफाइन करना आना चाहिए, और ई और एफ डिफाइन करने में बहुत दिमाग नहीं लगाना। एफ क्या होगा? जो कंडीशन दिया होता है वो आपका एफ होता है, और ई क्या होता है? जिसकी प्रायिकता पूछती है। अब सवाल में आपको पहचानना है कि कौन सा कंडीशन दिया है, यानी अब आपको इसका लैंग्वेज भी पकड़ जाएगा
यह दिया है, यह ज्ञात है, यदि यह हो ना, ऐसा ही करके देगा तो ये जो रहेगा वही आपका एफ होगा। और इसकी क्या प्रायिकता है कि, तो जिसकी प्रायिकता पूछा उसको ए। तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 7। क्या बोला है, एक सिक्के को, अब देखो यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि ही गजब अलग बनेगा। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किया उसमें प्रतिदर्श समष्टि में जितने भी अवयव हैं सबकी आने की प्रायिकता क्या है, समान थे। इसीलिए हम लोग जो फार्मूला लगा रहे हैं, ई अपान प्रायिकता ई बटे एफ का, सीधा नंबर वाले क्वेश्चन से। ई बटे एफ का प्रायिकता 2 फार्मूला है ना, भूल गए। ई अपान एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ क्या होता है, नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर इन एफ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ क्या होता है, इसका दूसरा फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी एफ। ये कब लगाते हैं, जब एस में जितने भी परीक्षण हो, जितने भी अवयव हैं, सबके आने का चांस क्या हो, बराबर। तो अभी तक अब जैसे कोई भी आप पासा फेंकोगे, पासे में सभी आने का चांस बराबर होगा, सभी आने का चांस 1/6 था। 2 पासे को फेंकोगे तो सभी के आने का चांस 1/36 हो जाएगा, क्योंकि तब टोटल 36 आउटपुट मिलेंगे ना, तो सबके आने का चांस 1/36 होगा। तो सबके आने का चांस बराबर था, इसीलिए देखो हम नंबर नंबर लेके चल रहे हैं। लेकिन जब सबके आने का, यानी प्रतिदर्श समष्टि में जितने भी अवयव हैं सबके आने का चांस बराबर ना हो, तब हम लोग ये फार्मूला नहीं लगा सकते, फिर हमको ये वाला फार्मूला करना पड़ेगा। तो कैसे, ध्यान से देखो, यहां से एक कुछ आपको नया भी थोड़ा सीखने को मिलेगा। क्या बोला कि एक सिक्के के उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं, तो आप उनका क्या क्या मिल सकता है आपको, जब एक सिक्के को उछालोगे हो सकता है हेड मिले और हो सकता है टेल मिले, यही 2 संभावना है। तो अच्छा बताओ, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2, और टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2। जब सिक्के को उछालोगे हेड और टेल दोनों आने का चांस बराबर बराबर। फिर सवाल में क्या बोला, यदि सिक्के पर चित यानी हेड, चित यानी हेड, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछाले। यानी अगर एक सिक्के पर अगर आपने देखा सिक्के को उछाला और उसपे अगर हेड आ गया, आप फिर से सिक्का उछालो, फिर से सिक्का उछालने का मतलब फिर से हेड आएगा और फिर से टेल आएगा। तो हेड आने का चांस भी 1/2 है और टेल आने का चांस भी 1/2 है। यानी यहां से आपको क्या मिला, हेड हेड मिला होगा, और यहां से आपको क्या मिला, हेड टेल। अरे पहली बार भी उछाले, 2 बार उछाल चुका है ना, तो पहली बार पर हेड आया है, फिर उछाले सिक्का तो दूसरी बार हेड भी आ सकता है, और पहली बार तो हेड आ चुका है, फिर उछालोगे टेल भी आ सकता है, तो यानी हेड टेल आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि यहां से हेड हेड की प्रायिकता 1/4 हुई क्या, अरे 1/2 1/2, तो ये भी आया होगा और ये भी आया होगा, क्योंकि एक सिक्का उछाले फिर दूसरा सिक्का भी तो उछाले हो। ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा कि एक सिक्का उछालो या दूसरा सिक्का उछालो, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर देखो घटना को समझो, पहला सिक्का उछाले हो और देख लिया आपने हेड आया, तो फिर आप दूसरा सिक्का उछालो, यानी पहला भी उछला है और दूसरा भी उछाले हो। तो अगर पहले उछाले हो तो उसके आने की प्रायिकता 1/2 है, फिर हेड को उछाले हो तो उसके भी आने की प्रायिकता 1/2 है। तो हेड हेड आने की प्रायिकता यानी हेड भी हुआ होगा, फिर हेड भी हुआ होगा, ये भी हुआ होगा और ये भी हुआ होगा। जब और की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा, यानी इसके आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी हेड हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। बात समझ में आया। अब यहां पर क्या हुआ, पहले सिक्के पर उछाले तो हेड आया होगा, तो फिर से दोनों सिक्के को फिर से एक सिक्का उछाले हो, तो हो सकता है हेड ना आके टेल आया हो। बोलो, जब पहला सिक्का उछाला आपने क्या देखा, हेड आया, तो अगर हेड आ गया तो फिर से एक सिक्का उछाला, तो जब एक सिक्का उछाला तो हो सकता था हेड आया होगा, तो हेड हेड मिला हुआ, और टेल मिला हो तो हेड टेल मिला हो। तो हेड टेल आने की प्रायिकता क्या है, क्या इसकी भी प्रायिकता 1/4 ही है कि नहीं है, अरे 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी, यानी 1/2 गुणे 1/2, क्योंकि हेड भी आया होगा और टेल भी आया होगा। फिर आगे सवाल में क्या बोल रहा है कि यदि सिक्के पर पट प्रकट होता है, यानी टेल प्रकट होता है, तो एक पासे को फेंके, यानी अगर हेड आया तो एक सिक्के को उछाले फिर से, और अगर टेल आ गया तो तब आपने फिर एक पासे को फेंका। तो जब एक पासे को फेंका तो क्या क्या आ सकता है, हो सकता है 1 नंबर है, पासे पे 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है। यानी अब बताओ इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है क्या, जब पासे को फेंकोगे किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो यहां से आपको आउटपुट क्या मिला होगा, टेल 1। अरे सिक्के पर टेल आया है, फिर आपने पासा उछाला, पासे पर 1 आया, यानी टेल 1 आया। यहां से आपको क्या मिला, टेल 2, यहां से क्या मिला, टेल 3, यहां से क्या मिला, टेल 4, यहां से क्या मिला, टेल 5, और यहां से क्या मिला, टेल 6। यही मिला होगा ना, कामा लगा दो बीच में। अब बता इसकी टेल 1 आने की प्रायिकता कितनी है, हाफ चांस टेल आने का है और 1/6 चांस इसका है, यानी 1/12 चांस है टेल 1 आने का।
अरे गुणा, क्योंकि इस बात का मतलब क्या है, टेल आया होगा और एक आया होगा, तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है और एक आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और है तो गुणा, तो दोनों का गुणा करोगे तो 1/12 ही तो होगा ना। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/, क्या ऐसे सभी की प्रायिकता 1/12 होगी, कितनी 12 होगी, 1/12, 1/12, 1/12। क्या आप बता सकते हो इनमें से क्या आएगा, इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब आप ये नहीं सोचोगे या तो इनमें से कोई आया होगा या तो इनमें से कोई आया होगा, सही बात है कि नहीं। तो आप क्या बोल सकते हो, जब आपने, क्या ये पूरा समझ में आया कि नहीं समझ में आया, देखो फिर से एक बार देख लो सवाल में क्या बोला, आपने एक सिक्के को उछाला, तो अगर एक सिक्के को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आया होगा, अगर हेड आया होगा तो आपने फिर से एक सिक्के को उछाला, फिर से एक सिक्के को उछाला, यानी फिर से हेड आया होगा या टेल आएगा, यानी फाइनली आपको आउटपुट क्या मिला, पहले पर हेड मिला है और दूसरे पर भी हेड मिला, यानी हेड हेड मिला, या पहले पर हेड मिला होगा और दूसरे पर टेल मिला होगा, तो यानी आपको हेड टेल मिला होगा, यानी ये मिला होगा या ये मिला होगा, पक्का। और जरूरी नहीं कि पहले पर हेड आया होगा, हो सकता है पहले पर टेल आया हो, तो अगर पहले पर टेल आया हो तो फिर आपने एक पासा उछाला है, तो जब पासा उछाले हो तो 1 से 6 तक कोई नंबर आ सकता है, तो यानी अगर 1 से 6 तक कोई नंबर आया तो इसके लिए आप आउटपुट क्या लिखोगे, पहले पर टेल आया, मतलब सिक्के पर टेल आया है और पासे पर एक आया, तो टेल 1 इसका आउटपुट मिला, इसका आउटपुट क्या मिला, टेल 2 मिला, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6 मिला, यानी इन 6 में से हो सकता है कोई एक आया, 6 ये 2 ये, तो 8 में से कुछ भी आ सकता है, कि आपको फिक्स है कि हेड आया होगा और टेल भी आया होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में फिक्स नहीं कि कौन आया होगा, तो अगर हेड आएगा तो फिर हम, जब आएगा तो हम देखेंगे तब सिक्का उछालेंगे, टेल आया होगा तो फिर ये देखेंगे, तो टोटल आ क्या सकता है, वही तो होता है आपका प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने नंबर है, 8 नंबर है, कहने का मतलब एच 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 टेल टेल 1 टेल 1, ऐसे कर दें इसको, ऐसे कर दे रहे कोष्ठक में ना, चलो टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6, टोटल यही तो प्रतिदर्श समष्टि आपका बना। तो यहाँ पर यही मेन टास्क था प्रतिदर्श, और देखो ये प्रायिकता ने, ये जो हम बनाए हैं इसको कहते हैं वृक्षारेख, ट्री डायग्राम, क्या कहते हैं, ट्री डायग्राम, इसको क्या कहते हैं, इस फिगर को वृक्ष आरेख, वृक्षारेख, बात समझ में आ रहा है ना, क्या ये पूरा फिगर समझ में आया है ना, ठीक। ऐसा एक क्वेश्चन आपको भी अभी मतलब प्रश्नावली में भी एक क्वेश्चन ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये आपका क्या मिला, प्रतिदर्श समष्टि, और सभी की प्रोबेबिलिटी क्या आप बता सकते हो, बताओ, हेड हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, हेड हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, देख लो यहां से, हेड टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल कितनी है, 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1 कितनी है, 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 2 कितनी है, सब सॉरी 1/12 है ना, टेल 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12, 1/12, फिर ऐसे टेल 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12, फिर टेल 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12, फिर टेल 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12, और टेल 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12, समझ में आ रहा है ना। तो ये हम सब कहाँ वृक्षारेख से तो लिख रहे हैं ना, सीधा ऐसे एक लाइन लिख लेना, वृक्षारेख से, ये हम अभी जितना लिखे कहां से लिखे, वृक्षारेख से। तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका बताया, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। फिर अब सवाल पे पढ़ो, सवाल में क्या बोला है, अभी तो हमने केवल एस लिखा है, सवाल में आगे क्या बोला है, यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है, जो दिया गया वो क्या होता है आपका एफ, जो दिया गया वो क्या होता है एफ, तो यहां पर हमको ई डिफाइन करना होगा और एफ डिफाइन करना होगा। तो एफ क्या होता है, जो दिया है, तो क्या दिया है, यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना, यानी ई क्या है, कम से कम एक पट प्रकट होना, यही दिया है ना, सवाल पढ़ो, सवाल में क्या बोला है कि यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है, क्या दिया गया है, कम से कम एक पट प्रकट होना, तो किसकी प्रायिकता पूछिए, तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो किसकी प्रायिकता पूछी है, पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना, पासे पर 4 से बड़ी संख्या का प्रकट होना। अब बताओ, पासे पर 4 से बड़ी संख्या का प्रकट होना में कौन कौन आएगा, 4 से बड़ी संख्या बस यही दो आएगा, यानी T5 आया होगा और T6 आया होगा,
और कम से कम एक पट प्रकट होना, पट यानी टेल, तो कम से कम एक टेल आना चाहिए, तो कम से कम एक टेल यानी ये पूरा आ जाएगा। देखो सब में कम से कम एक टेल है कि नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहां पर, हेड टेल, फिर टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। आपको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान क्या क्या होगा, नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर इन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में, अच्छा पहले आप ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालो, तो ई इंटरसेक्शन एफ यानी जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में ये टेल 5 और टेल 6 कॉमन आएगा, ये कितना आ जाएगा 2 और बटे एफ, एफ में 1 2 3 4 5 6 7, 2/7 आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आपको पता है क्या यहाँ पर सभी के आने का चांस बराबर है, प्रतिदर्श समष्टि में जितने भी अवयव देखो सभी के आने का चांस बराबर नहीं, इन दोनों का चांस 1/4 है, लेकिन इन सबका चांस 1/12। तो जब सबके आने का चांस अलग अलग हो तब क्या करते हो, फिर नंबर से नहीं जाते हो, फिर प्रोबेबिलिटी से जाते हो। किससे जाते हो, प्रोबेबिलिटी, यानी तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करेंगे, ख्याल है ना। और ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ यानी जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन कौन आया, एक T5 आएगा और एक T6 आएगा, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बटे एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ की प्रोबेबिलिटी यानी इन सब की प्रोबेबिलिटी, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल कामा टेल 1, फिर टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, इनकी प्रोबेबिलिटी। और इनकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, देखो अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बताओ, टेल 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टेल 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12 प्लस, आपको पता है ना जब ऐसा आता है तो इसके लिए प्लस करते हो, प्लस टेल 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12 बटे हेड टेल की प्रॉपर्टी कितनी है, 1/4 प्लस टेल 1 टेल 2 ऐसे टेल 6 तक चलेगा, और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है ना, तो यानी सीधा से बोल दे 6 × 1/12, 1/12 6 बार दूनी 6 का गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। तो हम इधर कर देंगे कैलकुलेशन, बस अब कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। देखो अंश जोड़ोगे, हर बराबर है तो अंश जोड़ दोगे, यानी 2/12 बटे 1/4 गुणे 6 के 6 6 दूनी 12 यानी 1/4, ये प्लस है ना, प्लस है, तो कितना हो जाएगा 2/12 बटे हर लसा लोगे 4 आ जाएगा, 1 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 2/12 बटे 3/4, तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, यानी आ जाएगा 2/12 गुणे 4 ऊपर गया 3 नीचे आ जाएगा ना, तो 4 3 12, तो 2 1 के 2/9, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/9, ठीक है। तो आप इसके बाद इधर कॉपी, तो आप यहां से ये कॉपी करना, फिर इसके बाद ये कॉपी करना, तो समझ में आया क्वेश्चन ना। देखो दिक्कत नहीं, बस इसमें आपका ये जो प्रतिदर्श समष्टि बनाना था वो थोड़ा आपका लंबा पड़ा है, तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, तो जो प्रश्नावली का क्वेश्चन है उसे हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।